नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, जिसमें आपके लगभग 80 प्रश्न हो चुके हैं और 4 क्लासें हो चुकी है प्रैक्टिस सेट की। 5वीं क्लास आज लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, स्वर सहित व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है क, बी ऑप्शन है ल, ई सी वाला ऑप्शन है ई और डी वाला ऑप्शन है म। अब यहाँ पर म के नीचे हलंत लगा है, यानी कि ये आधा म है, ठीक है। उसके अलावा आपका ल के नीचे भी हलंत लगा है, यानी कि ये भी आपका आधा ल है, ठीक है, आधा ल है ये भी आपका। तो यहाँ पर स्वर सहित व्यंजन हमसे पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो हमसे पूछा है और वही हमको बताना है। तो स्वर सहित व्यंजन, तो जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क का वर्ण विच्छेद होता है क धन अ, क का वर्ण विच्छेद होता है क, तो क धन अ बराबर क। तो यहाँ पर स्वर आ रहा है अ, तो स्वर सहित व्यंजन जो होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन क, वो हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो है वो है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वे रिक्त स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे? अनुस्वार कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं या फिर अंतस्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। यानी अनुनासिक की जो परिभाषा है वो ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक व मुंह से होता है वे कहलाते हैं अनुनासिक। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, अनुनासिक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है, र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन, यहाँ पर लिखा है स्वर रहित व्यंजन, ठीक है। र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है धर्म, बी वाला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है प्राचीन, सी वाले में रथ और डी वाला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है राष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा प्राचीन। बी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग पदेन के रूप में होता है, ठीक है। तो पदेन में कौन कौन से आते हैं? जैसे प्राचीन शब्द आ गया, प्रचार शब्द आ गया, प्रमुख शब्द आ गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ऑप्शन में प्राचीन दे रखा है, तो बी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज ही हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में रिक्त स्थान आ जाता है। ऑप्शन पहला जो दिया है वो है समानता, दूसरा है अंतर, तीसरा है अंतर और चौथा है भेद। अब यहाँ पर अंतर और अंतर, ये अंतर आपका अनतर गलत लिखा हुआ है, ये वाला अंतर सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में रिक्त स्थान आ जाता है। क्या आ जाता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका समानता, अंतर, अंतर और भेद। तो वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। जो बी वाला ऑप्शन है जिसमें अंतर लिखा है वो आपका वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध शब्द है और वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न देखें, कैसा चांद रिक्त स्थान सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। सबसे पहले बात आती है कि निपात होता क्या है। तो जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर या शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं निपात, ठीक है। और निपात का एक नाम और भी है जिसे हम अवधारक भी कहते हैं, ठीक है। तो यह शब्द किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये शब्द जिन्हें हम निपात कहते हैं? तो सा, ही, भी, मत, काश, जी आदि ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम निपात कहते हैं। तो हमको प्रश्न दे रखा है फिलहाल कि कैसा चांद रिक्त स्थान सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। तो हमको इसमें सारे शब्द लगा के देखना है। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। कैसा चांद ही सुंदर चेहरा है, ये गलत हो जाता है। उसके अलावा कैसा चांद भी सुंदर चेहरा है, ये भी गलत हो जाता है। और चौथा वाला जो ऑप्शन है, कैसा चांद तो सुंदर चेहरा है, तो ये भी हो जाता है आपका गलत, चौथा वाला ऑप्शन भी। तो आपका बचता है पहला वाला ऑप्शन, वही इसका सही आंसर होगा। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, अर्थात यहाँ निपात के रूप में सा निपात का प्रयोग होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। बाण का पर्यायवाची हमसे पूछा है। प्रसून, तीर, अंबक और यातुधान। तो बाण का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बाण का पर्यायवाची जो होगा वो उपयुक्त ऑप्शनों में से जो सही आंसर होगा वो होगा तीर। तीर को ही हम बाण कहते हैं। इसके अलावा तीर के अन्य जो पर्यायवाची है वो है तोमर, विशिक, शिलीमुख, नाराज, शर और ईशु। ठीक है, ये इसके तीर के आपके बाण के पर्यायवाची शब्द है। तो हमको फिलहाल ऑप्शन में तीर दिया है, तो बाण का पर्यायवाची तीर इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जिसकी 4 भुजाएं हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। यहाँ हमसे समास नहीं पूछा है, यहाँ पर एक शब्द बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये प्रश्न लिया गया है, तो उसे हम कहेंगे बहुभुज, ठीक है, या फिर चारभुज, या फिर चतुर्भुज, या फिर चतुरानन। तो यहाँ पर बहुभुज तो हम नहीं कहेंगे। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे चारभुज भी नहीं कहेंगे। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे चतुरानन भी नहीं कहेंगे। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। जो सी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो जिसकी 4 भुजाएं हो उसको हम चतुर्भुज कहते हैं, और जिसके 4 आनन हो, ठीक है, चतुरानन, तो उसको चतुरानन कहते हैं। तो फिलहाल हमसे जिसकी 4 भुजाएं हो ऐसा पूछा है, तो यहाँ पर चतुर्भुज आएगा। आपका सी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रगत, प्रत्यागत, आगत या फिर स्वागत। तो जो लौट कर आया हो उसके लिए हमको एक शब्द बताना है। ठीक है, तो प्रगत का अर्थ यहाँ पर होता है आगे बढ़ा हुआ, आगत का हुआ होता है आया हुआ, और स्वागत हम करते हैं किसी अतिथि या प्रिय पात्र के आने पर हम उनका आदर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उसे हम स्वागत कहते हैं। तो लौट कर आया हुआ यानी कि प्रत्यागत। तो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत। बी वाला जो ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संधि से रिलेटेड ये प्रश्न है। देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। देवर्षि का संधि विच्छेद हमसे पूछा है। ए ऑप्शन में दिया है देवर धन ऋषि, ये आपका हो जाता है गलत। बी में दिया है देवधन अर्षि, ये भी हो जाता है आपका गलत। सी में दिया है देवधन ऋषि, ये हो जाता है आपका सही। और डी वाला जो है देवाधन ऋषि, ये भी हो जाता है आपका गलत। तो देवर्षि का संधि जो विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा, वो होगा सी वाला ऑप्शन सही है इसका आंसर। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है रक्षक का विलोम निम्न शब्दों में से कौन सा है। रक्षा, राक्षस, कवच और भक्षक। ठीक है, तो रक्षक का जो विलोम हमसे पूछा है वो हमको बताना है। तो रक्षक का विलोम होगा रक्षा, तो नहीं होगा, राक्षस भी नहीं होगा, कवच भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन डी, वही इसका विलोम शब्द है। रक्षक का विलोम होगा भक्षक, रक्षक और भक्षक। तो डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न। टी प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं, और यहाँ पर एक और बता देते हैं हम कि उपसर्ग भी किसे कहते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। प्रारंभ में जो जुड़ते हैं, आपको याद रखना है, जो प्रारंभ में जुड़ते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग, और जो अंत में जुड़ते हैं यानी समाप्ति में जो जुड़ते हैं शब्दांश, तो उनको हम कहते हैं प्रत्यय। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमसे प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न पूछा है यहाँ पर। तो टी प्रत्यय से बना शब्द हमको बताना है। शक्तिशाली, शक्ति, शक्तिपुंज और शक्तिपूर्ण, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो टी प्रत्यय से बना शब्द जो होगा वो होगा शक्ति। जो बी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। टी प्रत्यय से बना शब्द होगा शक्ति। इसका अगर संधि विच्छेद हम करके देखें तो शक्त धन ती बराबर शक्ति। तो यहाँ पर ती प्रत्यय है, वो ती प्रत्यय में भी ये कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो है वो है देवासुर शब्द निम्न में से कौन सा समास है। समास आपके सामने पूछा है प्रश्न में कि देवासुर शब्द जो है वो निम्न में से कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। समास के 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ठीक है, इस प्रकार आपके 6 प्रकार के समास होते हैं। तो देवासुर शब्द निम्न में से कौन सा समास है ये आपसे पूछा है। तो देवासुर, तो देव और असुर, यहाँ पर
देव और असुर। तो इस प्रकार से ये हमारा जो समास होगा वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, देव और असुर। तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पद जो है वो है देव और उत्तर पद है असुर, ये दोनों पद प्रधान है। अर्थात द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। तो देवासुर शब्द में अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो देव और असुर होगा, तो द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, यह आपको बताना है। पूरा शरीर, चर्चा चलाना, बहस छिड़ना और आदि से अंत तक। तो सिर से पैर तक यानी कि आदि से अंत तक। ठीक है, तो डी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ होगा आदि से अंत तक। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? यानी शासन, इसमें शकर का लिखा हुआ है, तो हमको शासन कैसे लिखते हैं उसका शुद्ध रूप बताना है। तो आपका शशांक तो हो जाता है गलत, शासन ये वाला हो जाता है सही, शासन भी गलत हो जाता है और शासन भी गलत हो जाता है। तो शासन का शुद्ध रूप होगा पहला श शकर का, दूसरा स सरोते का और न नल का, तो शासन। बी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रस से रिलेटेड ये प्रश्न है। हम मानव को मुक्त करेंगे यदि विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। जो पंक्तियां दी है इनमें रस कौन सा है ये आपको पूछा है। ठीक है, तो शांत रस होगा, श्रृंगार रस होगा, वीर रस होगा या फिर भक्ति रस होगा, कौन सा रस होगा ये आपको बताना है। तो सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब संयोग होता है, ठीक है, जहाँ जागृत होता है वहाँ पर आपका जो रस होता है वो वीर रस होता है। तो हम मानव को मुक्त करेंगे यदि विधान हमारा है, यहाँ पर यदि नहीं यही विधान हमारा आएगा। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, इस प्रकार ये पूछा है। तो यहाँ पर वीर रस यानी वीर का जो स्थायी भाव होता है, तो उत्साह का संचार हो रहा है इन पंक्तियों में, तो आपका जो रस होगा वो होगा वीर रस। सी वाला जो ऑप्शन हो जाता है वो आपका सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार पूछा है आपसे। संदेह अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा एक बार और बता देते हैं हम कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात में आपका जो अलंकार होगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। डी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बद उपसर्ग किस भाषा का है? जो बद उपसर्ग है वो किस भाषा का है? संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का और उर्दू फारसी का। तो बद उपसर्ग जो है वो किस भाषा का है आपको बताना है। तो बद उपसर्ग जो है उर्दू फारसी का उपसर्ग है। ठीक है, उर्दू फारसी का। जो डी वाला ऑप्शन हो जाता है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाता है आंसर। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। अब एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? जो हिंदी है हमारा वो किस भाषा का शब्द है? तो आपको सही आंसर जो लगाना है वो लगाना है फारसी। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। उपमा अलंकार है, अतिशोक्ति है, उत्प्रेक्षा है या फिर रूपक है। तो आपको जो सही आंसर है वो बताना है इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रूपक अलंकार। डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, स्थायी भाव के साथी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा विभाव, संचारी भाव, अनुभाव और स्थायी भाव में। तो स्थायी भाव के साथी जो होते हैं वो होते हैं संचारी भाव और इनकी संख्या होती है 33। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अधकिला में प्रयुक्त उपसर्ग है अध, आध, आधा और खिला। तो अधकिला शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा अध धन खिला बराबर अधकिला। तो अध इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यह आपका आखिरी प्रश्न था आज का। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।